गुड आफ्टरनून। है तो अभी पढ़ लिए हो कैसे कैसे दाब को बढ़ा के इस पिस्टन के थ्रू हम लोग पिस्टन का हेल्प लेकर के हम गैस को द्रव्य में बदल देते हैं और एलपीजी सिलेंडरों में जमा कर सकते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इसे हम लोग उच्च दाब पे क्या करते हैं, जमा करते हैं। जो सूखा हुआ बर्फ होता है उसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग उसको उच्च दाब पे बहुत अधिक प्रेशर पे जमा करते हैं। बहुत अधिक प्रेशर पे जमा करने से क्या होता है कि वो जो है ना जल्दी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड नहीं होता। जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर लगा के बर्फ़ को रखोगे वो जल्दी पिघलेगा नहीं। फिर जैसे उसको धीरे धीरे खुला छोड़ दोगे, उस पर प्रेशर मतलब कम कर दोगे, वो लिक्विड फॉर्म में आके बहना शुरू होकर मतलब चालू हो जाएगा। बर्फ़ को कभी भी देखना, अगर आइस जमी है उसको आप कस के प्रेशर दे के अपने हाथों के बीच ही उसको कस के पकड़े रहो, जल्दी नहीं पिघलेगा। इवन कपड़े में भी मोड़ के रख सकते हो। तो ऐसा होता है बर्फ़ के साथ। अगर लेकिन आपने जैसे उसको खुला छोड़ दिया, इट मीन्स कि कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी तरीके का दबाव नहीं है, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखिएगा, 8 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब आपका जो प्रेशर हो कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, तब सीधे सूखा हुआ जो बर्फ है बिना पानी में बदले कैस किस में बदल जाता है, गैस में। सीधा वो गैस बन जाता है। इस टर्म को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, दाब हो, तो सूखा हुआ जो बर्फ है आपका वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही, जैसे ऊर्ध्वपातन का प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे ना, सब्लिमेशन, जैसे कैम्फर में होता है, नैप्थलीन की गोली में होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पे सूखे हुए बर्फ के साथ होता है और वो गैस में बदल जाता है। याद रहेगा? किसी को कुछ दिक्कत है? यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है आज। यहाँ पे दे रहा है कि अगर जो आपका सूक्ष्म बर्फ है, अगर उस पे डायरेक्ट अगर आप प्रेशर नहीं, मतलब डायरेक्ट हमने पढ़ाया अभी कि सूक्ष्म बर्फ जो है, अगर उस पे प्रेशर 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना वो आपको गैस में परिवर्तित हो सकती है या हो जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वो हो जाती है। मिटाएंगे फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए सोच रहे अब छुए ही नहीं इसको हम। परिवर्तित हो जाती है, यही समझाया गया है कि जब जो बर्फ है आपका सूक्ष्म बर्फ, उस पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो तो वो सीधे सॉलिड से गैस वाले फॉर्म में आ जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं। यानी कि आइस को ही सीधी बात की जा रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। मेन 3 जो एक तरीके से पूरा स्टेट होता है मैटर का। हम मैटर को 3 स्टेट में बांटते हैं। 3 स्टेट याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, दाब और तापमान के द्वारा तय होती है कि किस पे कितना दाब लगा है, किस पे कितना ताप लगा है, उससे आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। इसका ताप और दाब दोनों से अच्छा खासा रिलेशन होता है। ताप मतलब तापमान, और दाब से हर एक जो मैटर का स्टेट है, जैसे कि अगर सॉलिड है उसमें उसका टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा। लिक्विड का भी एक कैरेक्टर होगा, स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर और दाब होगा। गैस में भी सेम होता है। उससे पता चलता है किसी भी पदार्थ की अवस्था क्या है। यहाँ पे तीनों में एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसा रिलेशनशिप होता है। सॉलिड कोई भी चीज़ है और उसको अगर आप लिक्विड फॉर्म में बनाना चाहते हो, सॉलिड है और लिक्विड में लाना चाहते हो, लिक्विड से फिर सॉलिड में लाना चाहते हो, तो क्या होता है। तो कोई भी सपोजेट लिक्विड है, अगर पानी है, अगर पानी को हम बोले कि आपको सॉलिड बनाना है, पानी को सॉलिड बनाना है, तो आप क्या करेंगे,
पानी को सॉलिड बनाना है तो आप क्या कीजिएगा? बता दीजिए कोई आदमी। पानी को सॉलिड अगर हमें बनाना है, यहाँ लिखा भी हुआ है, दिखना चाहिए सबको, तो आप उसको क्या कर दोगे? उसको जमा दोगे। पानी को आप लिक्विड फॉर्म में है अगर पानी, और उसको आपसे वाई आइस बनाना है, तो आइस फॉर्म कैसा होता है? सॉलिड होता है। और लिक्विड वाटर है, तो वाटर को जब आप फ्रीजर में फ्रीज कर देते हो तो ये आइस बन गया, यानी सॉलिड हो गया। और सॉलिड से आपको फिर गैस बनाना है। तो गैस बनाना है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक प्रेशर जब क्रिएट होता है बर्फ पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो डायरेक्ट पानी बदलेगा, वो डायरेक्ट चेंज भी नहीं होगा पानी में, और डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, जो कि आपके कैम्फर में होती है, नैप्थलीन की गोली में होती है, तो वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद गैस को आप क्या करेंगे? गैस को फिर ठंडा करेंगे। जैसे कि पानी की जो बूंदें हैं किसी बर्तन के लेयर पे आ जाती हैं, उसको जब आप ठंडा करते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन, इंग्लिश में, हिंदी में संघनन बोलते हैं। तो जैसे गर्म पानी को, जो पानी का भाप होता है जो किसी भी बर्तन के ऊपर हो, धीरे धीरे वो ठंडा होके फिर क्या मिलता है? पानी के फॉर्म में हमारा बन जाता है। समझ में आया यहाँ तक कि दिक्कत है? यस मैम, आ गया। ठीक है। तो जब लिक्विड से, यानी कि वाटर से जब आपका आइस बना, तो उसको जमना बोलेंगे, है ना? यानी फ्रीज फ्रीज होना, फ्रीजिंग बोलेंगे। और एक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो उस वाले स्पेसिफिक टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जमने का एक तापमान भी, जमने का भी एक स्पेसिफिक तापमान होता है। लेकिन जैसे ही आपका ठोस सीधे गैस में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जो कि आपके नैप्थलीन या कैम्फर के साथ होता है। खुशबू क्यों ऑफ कर लिए कैमरा बेटा? गलत बात है। उसके बाद ठोस से सीधे गैस बन गया। अब गैस से आपको फिर बनाना होगा ठंडा करके संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, या जैसे नैप्थलीन का जो लिक्विड आप सॉल्यूशन भाप के द्वारा दूसरे बर्तन में ले गए थे, मैंने पढ़ाया था। उस भाप को जैसे जैसे आप ठंडा करोगे, तो फिर आपको नैप्थलीन वापस मिल जाएगा। तो ये तीनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और किसको क्या बोलते हैं वो भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ये क्या होता है? निक्षेपण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। निक्षेपण के बारे में मैंने नहीं बताया है। निक्षेपण क्या होता है कि गैस कोई भी चीज़ है और गैस से आपको उसको ठोस में बदलना है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। गैस कोई भी गैस है, अगर उसको आपको सॉलिड में बदलना है तो उसको निक्षेपण बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था ना निक्षेपण के बारे में, किसी को याद है? किसी को याद है तो बताओ। वाष्पीकरण से आप उसको ठंडा कर दिए, वाष्पीकरण भी बोलते हैं निक्षेपण को। वाष्पीकरण तो वाफ बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं। विनीत, अगर आपको पता है तो बताइए, निक्षेपण किसको बोलते हैं? ये हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ाया है मैंने, इसको समझाइए थोड़ा। एक उल्टी प्रक्रिया भी हम बताए थे आपको। तीनों अवस्थाओं का जो रूपांतरण है एक दूसरे से संबंधित है, वो कैसे संबंधित है? ये कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 300 केल्विन टेम्परेचर, हाँ, गैस से ही बदलेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कुछ देख लेना, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण के बारे में तो अब पढ़ना है हमें। वाष्पीकरण क्या एक प्रक्रिया है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें सदैव उसको एनर्जी देना या प्रेशर डालना जरूरी है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे, यानी बिना किसी चीज को गर्म किए और एक उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वहां पे आए बिना ही पहुंचे हुए, क्या कोई द्रव्य जो है वाष्प में धीरे धीरे बदल जाता है? यानी कि बिना गर्म किए कोई पदार्थ ऐसा भी है जो धीरे धीरे, मतलब आपको द्रव्य में बदल जाता है। द्रव द्रव या वाष्प में बदल जाता, अवस्था में बदल जाता है, यहाँ लिखा है।
जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे-धीरे वाष्प में बदल जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि एक प्लेट में पानी भर के थोड़ा देर आप रख दीजिए, इवन गर्मी का जो दिन है, तो देखोगे धीरे-धीरे वेपराइज़ होके प्लेट में से पानी साफ हो जाता है कि नहीं है? है जी ना? मैम, होता है ऐसा। ऐसा होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा-सा दिया है, देख लो, ज़ूम नहीं कर रहे हैं। एटमॉस्फियर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है, यानी गैसीय दाब को हम एक एटमॉस्फियर पे मापते हैं। एटमॉस्फियर पे मापते हैं गैस के दाब को, ये इसका मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है? वायुमंडल में जो वायु का दाब है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो भी वायुमंडल में यानी पूरे हमारे एनवायरनमेंट में जो हवा का प्रेशर है, उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फियर होता है, समुद्र के सतह पे बोल रहा है, और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है? गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? जैसे प्लेट में अगर आपने पानी रखा तो वो धीरे-धीरे गायब हो गया, और गीला जो कपड़ा आप पसार रहे हो छत पे, उस पे से पानी क्या हुआ? तो वेपराइज़ ही तो हो गया ना। वेपराइज़ हुआ, इट हाँ, मीन्स वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। हम सभी जानते हैं किसी भी अवस्था में पदार्थ का कण गतिशील होता है और कभी भी वो रुकता नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। हर एक कणों में अलग-अलग गतिज ऊर्जा होगी, सॉलिड में कैसी होगी, लिक्विड में कैसी होगी, गैस में कैसी होगी, ये आप सबको पता है। यानी सब में गतिज ऊर्जा होती है, इतनी बात तय है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। द्रवों में क्या होता है, उतना स्पेस थोड़ा-थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़े ज़्यादा स्पेस में होते हैं, जिसकी वजह से उनके कण जो हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कण थोड़े दूरी-दूरी पे होते हैं, तो आसानी से ये एक दूसरे से मतलब बंधे नहीं रहते, आसानी से ये अलग हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि गर्म किए बिना ही, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आए बिना ही, एक स्पेसिफिक आपने उसको तापमान दिया भी नहीं, और एक बिना किसी टेम्परेचर, बिना किसी हाई मतलब बॉइलिंग पॉइंट के, वो अपने आप लिक्विड से किसमें बदल गया, वाष्प की अवस्था को प्राप्त कर गया। इसी अवस्था को वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें जो टेम्परेचर, जो मिनिमम मैक्सिमम का डिमांड नहीं है कि कितना होना चाहिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के लिए। बस अपने आप देखोगे कि वो किसी भी टेम्परेचर पे वाष्पीकृत होता रहेगा, क्योंकि उसके कण गैप होते हैं, तो थोड़े-थोड़े आकर्षण बल होने के कारण वो आसानी से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। इसका अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, छत पे जब हम कपड़ा डालते हैं या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, वो अपने आप इन दिनों में देखोगे, आप आसानी से समझ सकते हैं इन दिनों में उसका एग्जाम्पल वेपराइज हो जाएगा, बिना आप उसको गर्म किए, हिट दिए। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में समझ लो। अ, इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं कि वाष्पीकरण को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक परख नली में आपको एक परख नली ले लेना, उसमें 5 एमएल जल ले लेना है और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 एमएल जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दीजिए। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 एमएल का जल रखकर उसे अपने कक्षा की किसी अलमारी में रख दीजिए। मतलब प्लेट में, प्याला में, या मतलब जो परख नली है उसमें लेकर के रख दीजिए, और कमरे का या किसी भी जगह जहाँ पे आपने रखा है, उसका टेम्परेचर नोट कीजिए कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना, आजकल कितना होगा। बहुत तो हमारे घर में टेम्परेचर अगर नापते हैं 38, 39, बहुत तो 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कीजिए। आपने जितना-जितना पानी रखा है, और आप देखिए कि कितने टेम्परेचर पे, और वो जो पानी है कितने जल्दी वेस्पराइज़ हुआ। मतलब अगर 1 दिन लगा, 1 मिनट लगा, 1 घंटे लगे, तो उस टाइम को आपको नोट करना है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करने का मतलब, आप बारिश के दिनों में भी इस एक्टिविटीज़ को करके उस ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो क्यों लग रहा है।
क्या रीजन है? वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। ये सभी चीजें तो हाँ, सही लिखा है, थोड़ा देख नहीं पाई, लेट देखी हूँ, सॉरी। तापमान का जो प्रभाव है वो भी मैटर करता है कि टेम्परेचर कितना है, उसका इफेक्ट कितना है। जितनी ज़्यादा गर्मी लगेगी उतनी ज़्यादा जो आपको प्यास लगेगी, मीन्स कि पानी की डिमांड बढ़ेगी, वो पानी क्या होगा, वेपराइज होगा। सतह का क्षेत्रफल, अगर आपने एक प्लेट में रखा है तो उसमें वेपराइजेशन बहुत तेज़ी से होगा, वाष्पीकरण। लेकिन अगर आपने ग्लास में रखा है उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीरे होगी। ग्लास में रखे हो तो धीरे होगी, ज़ाहिर सी बात है। कि ग्लास का जो सतह का क्षेत्रफल होता है थोड़ा कम होता है अपेक्षाकृत प्लेट का। प्लेट का जो एरिया होता है, प्लेट का एरिया देखोगे, अगर इतना बड़ा प्लेट है तो इतना एरिया आपने दिया। ये ग्लास बेचारे को कितना एरिया मिला बेटा? ग्लास को तो कम एरिया दिए ना। यहाँ से तो वेस्पराइजेशन की क्रिया कम होगी, धीरे धीरे होगी, यहाँ से फास्ट होगी। और साथ साथ वायु की चाल, हवा की जो चाल है वो भी डिपेंड करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ठीक है, निम्नलिखित क्या है देखते हैं। सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ गया है या बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ सतह का क्षेत्रफल दिया ना, ये एरिया है ना प्लेट का, प्लेट ने जितना जगह छेड़ा ये एरिया ही तो है ना? है या नहीं है, इतना बता दो। जी मैम। हाँ, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, मतलब एक सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर सतह का जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, जैसे आप कपड़ों को फैलाते हो, कपड़ों का सतह क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस यही वजह है कि वो जल्दी सूख जाते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होगा, जैसे मान लो कि अभी टेम्परेचर जितना है इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वह तो घर में ही रखे रखे कपड़े अगर आपने रखे हैं फैलाने के लिए, वो अपने आप सूख जाएंगे। तो तापमान में वृद्धि होगा तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कणों को गतिज ऊर्जा मिल रही है तो बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे, घूमने लगेंगे इधर उधर। अब समझ आएंगे कि घूमना है मुझे, आसानी से उड़ के इधर उधर चले जाएंगे। यानी उनको पंख लग गया, इट मीन्स टेम्परेचर दिया आपने, उनको पंख लगा दिया, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, नम आर्द्रता यानी नमी, मॉइस्चराइजर में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी हमारे हवा में जितना ही जो वायु का कण है, एक सॉरी जलवाष्प का कण है, उसी की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जैसे अभी कितना जलवाष्प होगा, बहुत कम होगा। लेकिन यही थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, जैसे कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि आपकी जो हवा है आसपास की वायुमंडल है उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा मौजूद है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो वायु है, आपकी जो आसपास की हवा है, अगर उसमें जलवाष्प के कण कम होंगे, जैसे कि अभी अभी क्या जलवाष्प का कण होगा, अभी तो एकदम होगा ही नहीं, ना के बराबर या बहुत कम होगा, थोड़ा हो ना, क्योंकि ये तो गर्मी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, आप लोग सोच सकते हो कितना जलवाष्प का कण बेचारा बैठा रहेगा आपकी वायु में। तो जितना आपका ह्यूमिडिटी कम होगा वो भी डिपेंड करता है आपकी वाष्पीकरण को प्रक्रिया को बढ़ाने में। जल्दी से कैमरा ऑन कर दो आप लोग, बहुत भुकाते हो आप लोग, नहीं तो खुद से पढ़ना, आज पढ़ा के फिर छोड़ देंगे। वायु की गति में वृद्धि, ठीक है, वायु की गति में वृद्धि, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कमी हुआ है आर्द्रता में, बाकी चीजों में हमने वृद्धि की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा जब वहाँ पे सारे पॉइंट लिखता है ना कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सभी चीजों में जब वृद्धि वृद्धि लिखी होती है तो हमारा माइंड भटकता है कि यहाँ वृद्धि तो आर्द्रता में भी वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आर्द्रता में वृद्धि नहीं होगी, आर्द्रता में कमी होगी। वायु की गति में वृद्धि होगी, वायु का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा तेज होगा।
ठीक है। ज़्यादा तेज होगा तो कण ज़्यादा तेजी से उड़ के ऊपर भागेंगे। स्पीड जितनी अच्छी होगी हवा तेज चलेगी। हम जानते हैं कि तेज वायु में मतलब तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इतना ना कणों को घूमने के लिए इतना ना आपने मतलब आसान उसको छोड़ दिया है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, साथ साथ उसके कण आसानी से घूमने लगेंगे, तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण, जो जलवाष्प के कण है यानी ह्यूमिडिटी है, वायु के साथ उड़ जाती है, क्योंकि वो वेपराइज होगी और उसको टाइम भी नहीं मिलेगा कि वो ठंडा हुआ, वेपराइज होकर आसानी से उड़ जाएगी। इतनी ना हल्की होगी, पानी जो गर्म होता रहता है, कपड़ों में जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होगा, तो उसको आगे मौका ही नहीं मिलेगा कि वो थोड़ी ठंडी हो, फिर जलवाष्प के कण में बदले। उसको एकदम गर्म होती जाएगी तो हल्की हो जाएगी गर्म होने से हवा, और उसको तेज हवा क्या करेगी, अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, मतलब आसानी से वो कपड़े को सुखा देगी। और जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाएंगे, आसानी से आपको ह्यूमिडिटी में बदलने का मौका ही नहीं मिला। जो भी कण थोड़े बहुत मौजूद है वो उसको आसानी से उड़ा देंगे। वायु के तेज कण अगर ह्यूमिडिटी है तो उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, और इसी जलवाष्प की मात्रा घटने से आपके जो कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन यही मतलब आपका जो विंटर सीजन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। जलवाष्प के कण आसपास इतने मौजूद होते हैं कि कपड़ों को सूखने के बाद भी, अगर आप 1 घंटा बाद के 4 बजे तक जा रहे हो, धूप है तो ठीक है, जैसे कपड़े सूख गए उसके 1 घंटा बाद आप गए तो इतनी आर्द्रता होती है कि जलवाष्प के कण उस पे आके फिर चिपक जाते हैं कपड़ों पे, और आपका सूखा हुआ कपड़ा भी गीला गीला फील होने लगता है कि नहीं? लगता है ना जाड़े में? यस मैम। हाँ। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है, या सुराही में जो रखा हुआ बर्तन, सुराही में जो रखा हुआ पानी है वो ठंडा हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा देखो, या इवन आप बोतल में रखा हुआ जो पानी है वो भी ठंडा कर सकते हो। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अगर कोई प्लेट है या ग्लास है, अगर उसमें आपने पानी रखा है तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार हो रही है, मतलब खुला हुआ है सतह उसका। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जब जैसे जैसे आपका जो वेपराइजेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो आपकी ऊर्जा तो कम हो रही है, तो उसके जो द्रव्य के कण है, ये ग्लास है, ग्लास में जो छोटे छोटे कण है ये तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन इनको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अपने आसपास से, कहाँ से, अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है, यानी कि बाहर से जो इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, शीतलता हो जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जब एक पानी है, सॉरी ग्लास इतने अच्छे से सटा सटा के बनाएंगे ये पता चलेगा खराब हो गया। यहाँ पे पानी है, पता चला ग्लास में जब आप पानी रखते हो आइस से, मतलब फ्रीजर से निकाल के, थोड़े देर के बाद देखोगे इसकी सतह पे जो है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दाना ऐसे ऐसे चिपक जाएगा पूरे बॉडी पे, और ये आपको पहले से ज़्यादा ठंडा लगने लगेगा। इसका कारण यही है, जब ठंडा पानी आप इस ग्लास में डालोगे, थोड़ी देर के बाद इसकी सतह पे जल के छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, और ये थोड़ा ठंडा लगने लगता है कि नहीं है? है ना? देखा है ना सबने? जी देखे हो या मैम। नहीं देखे हो? बोलो देखिए ना भाई। मैम। हाँ। तो इसका कारण ये है कि शीतलता देखिए क्यों, मैंने तो। शीतल और क्यों हो जा रहा है, तो ये अपने कणों से, बाहर के कणों से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से ये इस पे ठंडा होके फिर चिपक जाता है इसका कण, और इसके कारण से शीतलता होती है। फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो, सॉरी। खुले रखे हुए बर्तन में जो द्रव्य है वो निरंतर वाष्पीकृत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, यानी जो वाष्पीकरण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एनर्जी तो निकल रहा है ना, गतिज ऊर्जा तो निकल रही है,
तो उसको फिर से दोबारा प्राप्त करने के लिए आपके अंदर के जो कण है बाहर के एनवायरनमेंट से एनर्जी को लेते रहते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। बाहर में तो हवा में ऊर्जा होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से आसपास को ऊर्जा को अवशोषित करके वो शीतल होते रहते हैं या शीतलता प्रदान करते हैं। आपने एसीटोन एसीटोन के बारे में पढ़ा होगा, जो हम लोग नेल पॉलिश को साफ करने में यूज करते हैं, थीनर वगैरह में यूज होता है नेल पेंट को मिटाने के लिए, ताकि दूसरा नेल पेंट फिर से लगा सके। आप एसीटोन बोलते हैं उसको। या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को देखा होगा आप लोगों ने, उसमें भी थोड़ा ठंडक मिलता है जब आप लगाते हो, साफ करते हो तो। को अपने हथेली पर गिराते हैं, जब थोड़ा सा उसका ड्रॉप गिराओगे अपनी हथेली पे, तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हथेली को शीतलता महसूस होती है। जैसे आप हथेली पे गिराओगे तो इस पे आसपास से फैल जाएगा। फैलेगा क्यों? थोड़ा सा डाला और धीरे से आप देखोगे पूरी आपकी हथेली में फैल जाएगा, क्योंकि आसपास से क्या करता है, वो ऊर्जा लेने लगता है ना। उस ऊष्मा को लेने की वजह से वेपराइज भी होता है, और उसी वेपराइजेशन की वजह से आपको ठंडा भी फील होता है, शीतलता महसूस होती है। समझ में आया यहाँ तक कि वो फैलता है तो ऊष्मा लेता है, यानी एक साइड उसका ऊष्मा की प्रक्रिया ऊष्मा ले रहा है और साथ साथ वाष्पीकृत भी हो रहा है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे हाथ को ठंडक भी मिल रही है। वो क्या हो रहा है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? क्यों ऐसा हुआ? थोड़ा सा हाथ पे रख के देखिएगा कि क्यों होता है। जब वो हाथ पे गिरता है तो फैलने लगता है या नहीं फैलता है, इतना बता दो। फैलेगा ना? जब एक दो ड्रॉप गिरेगा आपके हाथ पे एसीटोन का, तो उस हथेली पे फैलने लगता है। क्यों? ऊर्जा लेने के लिए। और ऊर्जा क्यों लेता है? क्योंकि एक साइड वेपराइजेशन होती है, एक साइड उसका ऊर्जा निकल रहा है, दूसरे साइड उसको एनर्जी चाहिए। तो जब चाहिए, एक साइड दे रहा है और एक साइड हमारी हथेली को फैला कर पे, हथेली को जैसे जैसे हाथों पे फैला है तो एनर्जी को ले रहा है, जिसकी वजह से हथेली जो है, हाथ हमारी ठंडक होने लगती है, ठंडक फील होती है, शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में देखोगे, सब शाम को अपने अपने छतों पे क्या करेंगे, पानी फेंकेंगे, ताकि उनका जो छत है वो ठंडा हो, है ना। क्या होता है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो गर्म सतह को शीतल बनाती है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो उसके नीचे का फ्लोर रहेगा, वहां पे तो गर्मी लगने लगेगी। जैसे मान लो ये पूरा छत है और छत के ऊपर पानी डाले, तो गुप्त ऊष्मा की वजह से जो वाष्पीकरण होगा, क्योंकि जो पूरा छत है उस पे क्या है, ऊष्मा बिखरा हुआ है, ऊष्मा की वजह से ही तो गर्म है। जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो, उसके कण ऊष्मा को पा करके उड़ रहे हैं, और इसी प्रक्रिया से जो और जो कण है आसपास से एनर्जी को भी ले रहे हैं, एक साइड ले रहे हैं और वाष्पीकृत हो रहा है। इसी प्रक्रिया के कारण आपका जो छत है वो शीतल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। इसलिए लोग छतों पे पानी को छिड़कते हैं। और लेकिन रीजन क्या होता है, मेन रीजन होता है कि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, एक ऊष्मा जो छिपी हुई रहती है और एक जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में उड़ती रहती है, उसकी वजह से गर्म सतह को शीतल बनाती है वो। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? याद हो तो दे देना। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्या होता है, क्यों कॉटन क्लॉथ हम पहनते हैं समर सीजन में? बताओ, किसी को पता है तो? किसी को पता है? गर्मी में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? बताओ, लिखो, कमेंट करो, तब तक आगे बढ़ाते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। जाहिर सी बात है, हमारा बॉडी जो है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जितनी गर्मी लगती है तो यानी एक तरीके से आपको हीट मिल रहा है, और इस हीट को मेंटेन करने के लिए हमारा अंदर का जो बॉडी है वो अंदर से भी पानी को निकालता है, मतलब मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स को बॉडी से रिलीज करता है पानी की बूंदों के रूप में, जो पसीना होता है, ठीक है। तो एक साइड आपको जब पसीना निकलता है, देखोगे जितना ज़्यादा अगर पसीना निकला है और उस पर हवा जब चलने लगेगी तो आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। पसीने की वजह से क्या होता है, लगता तो है हमें कि पसीना आ रहा है, लेकिन पसीने के बाद आपको ठंडक फील होगी। यहाँ दिया है कि शारीरिक
सूती कपड़ों में वाष्पीकृत करने की दर तेज से होती है, ठीक है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो पसीने के कारण बॉडी ठंडा हो जाता है। जैसे एक बज गया है यहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारे बॉडी पे गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना आएगा और वो पसीना वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होने की वजह से आपके शरीर के आसपास से वो जो कण है क्या करेंगे, आपके शरीर या वायुमंडल से ऊष्मा प्राप्त करेंगे। और वो जो ऊष्मा प्राप्त करके फिर जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। एनर्जी को प्राप्त करेंगे तो वाष्प में ही बदलेगा। ये जो आपका जो पसीना है धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा वाष्पीकरण की मैम। प्रसुप्त ऊष्मा, जिसको गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। पहले भी समझाएं कि जितना निकल रहा है उतना हम इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को जरूरी, उतना जरूरी है, उस कण को जरूरी है। बेचारा जितना कण वेपराइज होकर अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है, तो उसी तरीके से उस पार्टिकल्स को सरवाइव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसलिए अगल बगल से यानी सतह के आसपास से ऊर्जा लेने लगता है वो। उष्मा 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 लेने लगता है। तो यही दे रहा है कि वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा यानी छिपी हुई जो उष्मा होती है, उसके बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाता है। वाष्पीकरण में जितना ऊर्जा निकल रहा है, वाष्पीकरण में आप क्या करते हैं, उष्मा देते हैं ना, ज़्यादा गैस का टेम्परेचर बढ़ा के। तो जितना उष्मा निकल रहा है, क्योंकि वाष्पीकृत हो रहा है, उतना ही उष्मा उस पदार्थ के कण को भी चाहिए, जो कि आसपास के एनवायरनमेंट से वो एब्जॉर्ब करने लगता है। उतना ही बराबर उष्मा, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यही होता है हमारे बॉडी में पसीना जब आता है तब। चूंकि क्या कारण है, चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़े ज्यादा जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अधिक अवशोषित होता है, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब होके। देखोगी सूती कपड़े जब पहनोगी तो जल्दी गीला हो जाएगा, क्योंकि जल उसमें जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फिर जितना एब्जॉर्ब हुआ वो आसानी से उसमें से वाष्पीकृत होके हट भी जाता है। यही कारण, क्योंकि सूती कपड़े को पसारोगे कितना आसानी से सूख जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपीरेशन जो सॉरी वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा हुई और एब्जॉर्ब भी जल्दी किया। तो जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी वेपराइज भी होगा। तो यही कारण है कि हम सूती कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बर्फीले जल से भरा गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? अभी तुरंत मैंने दिखाया था एक ग्लास को बना के कि ग्लास में आप जब ठंडा पानी भरते हैं तो उसकी सतह, बताया था कि उसकी जो सतह है, जैसे आप ठंडा पानी भरोगे उसकी दीवारों पे, ग्लास की दीवारों पे ना छोटा छोटा जल का बूंद आने लगेगा, है ना। देखो या सपोज दैट स्प्राइट, लाइक अभी ठंडा ठंडा स्प्राइट खरीद के लाना और ग्लास में डालना, तो ग्लास का जो, एक मिनट देखते हैं, ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास के बाहर में बूंद 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 जैसा चिपक जाएगा। देखा है कि नहीं? हाँ। तो जैसे ठंडा चीज उसमें डालोगे तो बाहरी सतह पे वो चिपक जाएगा। तो आखिर क्या कारण है इसका, क्यों नजर आती हैं जल की बूंदें? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, बर्फीला मतलब आइसी जल जब आप रखते हैं, तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं, या आने लगेंगी, लगती ही हैं, मुझे तो दिखती हैं। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर आकर कम हो जाती है। यानी कि वायु में जो जलवाष्प का कण उपस्थित है, जो जलवाष्प का कण उपस्थित है वायुमंडल में, है ना जलवाष्प का कण, वो क्या होता है कि वो गिलास के बाहर वाले पानी की सतह के संपर्क में आ करके कम हो जाता है। जलवाष्प का कण क्या होता है, कम हो जाता है, और वो पानी के संपर्क में आके कम हो जाती है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी आसपास से जैसे ही ऊष्मा वाला पानी आया
जल वाष्प आया, वो उसकी सतह पे आके चिपक जाता है, क्योंकि आसपास को जो हवा है वो गर्म होता है, यानी उसमें उष्मा ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ग्लास की सतह पे बाहर की उष्मा आके चिपकेगी, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा जल का बूंद बन गया था ठंडा पानी डालने के बाद, ये धीरे धीरे फिर लिक्विड बन के देखोगे चूने लगेगा, इसकी दीवारों से बाहर से चूने लगेगा। छोटा छोटा जो ये ड्रॉप है बना हुआ गोल गोल, सॉरी, फिर क्या है, जैसे जैसे वो जो बाहर का हवा है उस ग्लास के लेयर के संपर्क में आएगी, तो बाहर की ये जो छोटी छोटी ठंडी बूंदें हैं उसको क्या करेगी, उष्मा दे देगी। तो एक बात बताओ, जो ठंडी बूंदें चिपकी हैं, अब हम उसको उष्मा देंगे तो उष्मा से वो लिक्विड में बदल जाएगा ना, वो पानी बन के फिर हल्का हल्का पानी के बूंद के रूप में गिरने लगता है। मतलब अब उतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन आसानी से वो पानी के रूप में गिरने लगेगा और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो क्या जो बाहर का एनर्जी है वही तो आके उस पे चिपक रहा है, बाहर का उष्मा है, जलवाष्प में क्या है, जलवाष्प में छिपा हुआ गुप्त उष्मा है जो आके वहां पे चिपक रहा है। जलवाष्प में क्या है, जलवाष्प में छिपा हुआ उष्मा ही तो है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगता है। और उसके बाद जैसे लिक्विड हुआ तो छोटा छोटा पानी का बूंद नजर आया। ठीक है, समझ में आया। ठंडा ग्लास जब रहेगा, हॉ एकदम कूल वाला आइस वाला जब रहेगा, तो बाहर की सतह पे आपको जल की बूंदें जरूर नजर आएंगी। इसको ध्यान से आप लोग देखना, समझ में आया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लेना। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये थोड़ा छूट गया है, ये थोड़ा हम पढ़ा ही देते हैं। जब आगे थोड़े जैसे जैसे एनसीईआरटी का क्या हिसाब किताब है, जैसे जैसे आप उसकी क्लासेस में अपर लेवल आपका आता है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को हर क्लास में ऐड ऑन करता जाता है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो आपको दो और पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी पड़ेंगी। एक प्लाज्मा, तीन तो पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस, और फोर्थ हो जाएगा प्लाज्मा, फिफ्थ हो जाएगा बोस एंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो नाम है बोस, और हमारे जो ये कि कौन बॉस, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जी। और एक और वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, आइंस्टीन का अल्बर्ट आइंस्टीन। उन दोनों के नाम, एक्चुअली इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के भौतिकी पे रिसर्च किया था। तो उस पदार्थ, एक कण मिला था, एक कण मिला था, तो उस कण का नाम इन दोनों साइंटिस्टों के नाम पे रख दिया गया, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस भी शामिल थे। तो बोस बोला गया, फिर आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम दे दिया गया उन दोनों साइंटिस्टों को, एक तरीके से रेस्पेक्ट शो करने के लिए। अब वैज्ञानिकों अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। अब मतलब आगे नेक्स्ट क्लास में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, ये टोटल 5 अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इस अवस्था में जो कण होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, मतलब सो मच एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये कण ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, मतलब आयनीकृत आयन के फॉर्म में ये गैस होता है, आयंस के रूप में होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो बहुत सारा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ट्यूबलाइट होता है, और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन की बल्ब आती है, नियॉन एक गैस है, जो उस गैस को भरा जाता है एक बल्ब में, उससे बना हुआ ये जो बल्ब है उसको बोलते हैं नियॉन बल्ब। उसमें भी प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भी होता है, क्या क्या होता है ध्यान देना। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब वो जो ट्यूब है जो जिसमें अंदर जो गैस भरा है, जिसकी वजह से वो बल्ब जल रही है, उसमें ये थोड़ा चमकने वाला लगता है, फ्लोरोसेंट थोड़ा चमकता है, वो ट्यूब होता है जिसकी वजह से वाइट वाइट आपका ट्यूब दिखेगा। उसके अंदर हीलियम या और कोई गैस भी होती है, हीलियम के अलावा और का नाम नहीं दिया है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर, जैसे आप के मतलब इलेक्ट्रिक से आप जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी देते हैं इस चीज को, ये जो ट्यूब है उसको, प्रवाहित होने पर यह गैस क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है, आयोडाइज हो जाता है, यानी कि आवेशित होने लगता है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है, जैसे जैसे आयोडाइज होता है। तो
और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा में विशेष रंग का चमक होता है जिसकी वजह से, और इसी प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है। यानी सूर्य और तारों में चमक क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्लाज्मा के कारण। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा आया कहाँ से? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ही तारों में प्लाज्मा विद्यमान है। हमारा सन भी एक तारा है, उसमें भी प्लाज्मा है। और जितना भी स्टार है वो तो ऑलरेडी तारा है ही, उसमें भी प्लाज्मा है। और इन सब का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए हम लोग नग्न आंखों से न सन को देख सकते हैं और ना बहुत सारी हेवनली बॉडीज को देख सकते हैं, क्योंकि उससे आंखें खराब हो जाएंगी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक, इंडियन फिजिशियन थे, भौतिक से इनका संबंध था, फिजिक्स से याद रखना। सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखिएगा, ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, फिर उसके बाद इनका साथ दिए थे इनके दोस्त, अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। मतलब पहले जो एक तरीके से जो स्टेप बढ़ाया था वो सत्येंद्र नाथ बोस ने ही बढ़ाया था और बताया इनको। फिर इन्होंने उसमें अपना हाथ आजमाया और बताया, फिर इन्होंने उस स्टडी को आगे बढ़ाया आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेल और को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे इन लोगों ने फिर से 2001 में स्टडी किया। इन सब का नाम हम लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिला है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा क्या नाम है। और इन्होंने फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे ही फिर स्टडी किया था। मतलब जो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो एक तरीके से स्टडी था, उस पे ही इन लोगों ने अपनी स्टडी की थी। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। थोड़ा समझने वाला बात है कि सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य जो हवा है उसके घनत्व, उसका जो डेंसिटी है उसका 1 लाखवां भाग, देखिए 1 लाखवें भाग, जितने 1 लाख भाग से जितना कम घनत्व वाली जो गैस है, उस गैस को, उससे भी जो कम घनत्व वाली गैस है, गैस को बहुत ही कम तापमान पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब हम ठंडा करते हैं तो हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। सोच लो कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। यहाँ यहीं तक था, और कुछ तो दिया नहीं है, और वो ईमेल आईडी डाल दिया है। इसमें से जो थोड़ा सा फैक्ट है वो याद करना पड़ेगा, और अदरवाइज प्लाज्मा और आइंस्टीन वाले ये फैक्ट आप लोग को याद ही रहेगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहाँ पे जो कंफ्यूजन लगा, ये वाला समझ में आया था ना, पिस्टन में कैसे हम लोग एक तरीके से दबाव दे के हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन वाला, पिस्टन वाला समझ में आया था। ये पिस्टन वाला समझ में आया था ना, कि कैसे प्रेशर को डाल के हम गैस को प्रेशर देते हैं तो लिक्विड की अवस्था में आ जाता है, लिक्विड से सॉलिड की अवस्था में। समझ में आया था? बोल दो ना भाई, नहीं आया था तो भी बता दो। सपना बोलो तो। टाइप कर रही है, भूल ही नहीं रही है। हाँ, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, तुम बोल ही नहीं रही हो तो आवाज कहाँ? कौन सा विनीत, बोलो। कौन सा बता दे, पिस्टन वाला बता दे विनीत। विनीत, अच्छा ठीक है। यहाँ पे दाब का प्रभाव समझाया गया है कि दाब से हम क्या कर सकते हैं। जब किसी चीज पे हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा। जो यहाँ पे जो एक सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, बाहर की जो सतह है वो सिलेंडर है। ये पिस्टन है जिसके मदद से गैस को भरा जाता है। तो गैस में कितना स्पेस होता है, गैस के कणों में ज़्यादा स्पेस होता है ना, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना दिखाया गया है कि जो गैस के जो कण है इस सिलेंडर में,
उसके कणों के बीच में स्पेस जो है कितना है, ज़्यादा ज़्यादा है। इसके कणों के बीच में स्पेस देखो ज़्यादा ज़्यादा है। और इस पिस्टन की मदद मदद से जैसे जैसे आप दबाव लगाए हो, मतलब जोर से दबाया है आपने, प्रेशर क्रिएट किया है, तो इसके कण है ना थोड़े थोड़े और पास में आ गए। समझ में आया इतना विनीत? बोलो। जी मैम। तो फिर प्रेशर अगर और ज्यादा, अगर इस पे प्रेशर लगाओ, अभी तो स्पेस इतना कम होके इतना पे आ गया, और ज्यादा अगर प्रेशर आप क्रिएट करोगे तो इसके जो कण हैं एकदम पास में आके सॉलिड के जैसे एकदम पास में आ जाएंगे, एकदम दब के। प्रेशर लगाओगे तो जोर से अगर कोई धक्का मारे तुमको तो दीवार में नहीं जाके सट जाओगे। तो उसी तरीके से इन कणों को धक्का मार के जोर से दीवारों में चिपका दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए अगर मान लो कि ये गैस के कण इतना ज़्यादा ऊंचे उठे रहें, ज़्यादा ज़्यादा दूर तक रहें, तो आप इसमें मैक्सिमम 3 लीटर से ज़्यादा गैस नहीं भर पाओगे। ठीक है। लेकिन हमारे सिलेंडरों की कैपेसिटी कितनी होती है? 15 लीटर होती है ना। होती है ना, 15 समथिंग कुछ होता है ना, बोलो तो। जी मैम। बोलो विनीत। जी मैम। लड़का तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ। अब आपको एक्चुअली में भरना कितना है? ज़्यादा गैस भरना है। तो आप इसके कणों को क्या करेंगे? पिस्टन की मदद से दबा के एकदम चिपका देंगे, दबाव देके एकदम इसको, जाओ अंदर जाओ, घुसो एकदम अंदर घुसो। एकदम मार धाड़ के आपको अंदर घुसाना है। जितना मारोगे धाड़ोगे अंदर चला जाएगा। इसके कण बेचारे आके इसकी अपेक्षाकृत देखोगे कि कम स्पेस में आ गए हैं। अब इनमें 3 लीटर की अपेक्षा आई थिंक 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर भर सकते हो ना। फिर अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम और पिस्टन की मदद से इसको प्रेशर देंगे और दबाएंगे, नहीं तुम अंदर जाओ जाओ और अंदर जाओ, बहुत बाहर निकले और अंदर जाओ। और इस पिस्टन की मदद से प्रेशर दोगे और इसके कण आके चिपक जाएंगे। अब मुझे जहां तक लगता है कि 4 लीटर की अपेक्षा 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9, 10, 11, 12, 13, अब 13, 14 तक पहुंच गए। तो इस तरीके से 15 लीटर एक्चुअली मुझे भरना है, मैंने फील कर दिया। तो जब तक उसके प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे कण अंदर तक नहीं जाएंगे। क्योंकि गैस को क्या है, जितना आसानी से घूमने के लिए छोड़ दोगे घूमता रहेगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से एलपीजी जो है हमारे घरों में, तो एलपीजी सिलेंडर एक्चुअली आती है, वो इसी तरीके से उसमें गैस भरा जाता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा। एलपीजी सिलेंडर को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यानी इसमें जो गैस होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा उसको, गैस तो होता है लेकिन उसको लिक्विड फॉर्म में एकदम बदल दिया जाता है, प्रेशर दे दे के इस तरीके से लिक्विड बना दिया जाता है। समझे? तो मैंने समझाया भी था, जो आपकी सिलेंडर हो आपके घर में, तो वहाँ पे जाना और यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा रहता है उसको हटा के कभी देखना, उसके माउथ पे जहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है वहाँ पे ऐसे उंगली डाल के ऐसे छूना, चिपचिपा सा आपको कुछ लगेगा। तो चिपचिपा लगने का मतलब ही है ना कि वो लिक्विड है। चिपचिपा लग रहा है तो लिक्विड है तभी तो, जी है ना। मैम। तो वो आपको चिपचिपा लगेगा। और उसमें स्मेल जो आती है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मिथाइल मरकैप्टा के कारण। मिथाइल मरकैप्टन, ये जो है ना, ये एक गैस मिला दी जाती है जिसकी वजह से सिलेंडर अगर रिश्ता है, किसी भी तरीके की घटना हुई तो स्मेल आने लगता है, जो आपको अलर्ट कर देता है डेंजर के लिए कि घटना हो सकती है। तो आप अलर्ट हो जाते हो, अपने सिलेंडर को चेक करते हो, रेगुलेटर ठीक करते हो, पाइप ठीक करते हो। तो इसी गैस की वजह से उसमें से स्मेल आती है। हाँ, और ये जानबूझ के डाला जाता है। ठीक है। और एक्चुअल में जो सिलेंडर है उसमें, जो कुकिंग गैस है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर है, मेनली ये गैसें हैं। ठीक है। इसके अलावा मिथाइल मरकैप्टन भी मिलाया जाता है। अब आपको समझ में आया विनीत? और कुछ पूछना है किसी को? सपना, जी मैम। गुड़िया, परमिला, अंशु,
खुशबू, विनीत, नहीं पूछना है किसी को? नहीं मैम। ठीक है, तो कल क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन का टेस्ट ही ले लेते हैं, ठीक है? इसी चैप्टर का। हाँ, इसी चैप्टर का। ये भी तुरंत पढ़ा है तो तुरंत टेस्ट लेने में ज़्यादा सुविधा होगी मुझे भी, ठीक है? जी मैम। ठीक है। और टाइम आई थिंक चेंज कर देना चाहिए, 3 वाला टाइम ठीक है किस मतलब? मैम ऐसे ठीक है, और सबसे पूछ लीजिए। 4 बजे, 4 बजे ठीक है, सपना देखती हूँ। सही है विनीत, एक्चुअली मैं भी थोड़ा